लास्ट क्लास में मैंने आपको बायोट-सेवर्ट लॉ स्टार्ट कराया था और राइट हैंड थंब रूल तो सब कुछ हो गया था। तो यहीं से हमको आज क्लास अपनी कंटिन्यू करनी है। एक बार फिर से मैं बायोट-सेवर्ट लॉ से कंटिन्यू करूँगा कि बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है। ओके, तो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या लिखा हुआ है? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी। एक छोटा सा आपके पास एक लाइन लेंथ कंडक्टर है। यस बेटा, स्क्रीन रिप्रेजेंटेड है बेटा, प्रेजेंट है। ओके, देखिए तो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू ए स्मॉल करेंट एलिमेंट डीएल। ये करेंट एलिमेंट डीएल है, कैरिंग अ करेंट आई। इसमें से कितनी करंट जा रही है? आई एट अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एलिमेंट। ये जो करंट एलिमेंट है इससे आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस है ये, तो वेक्टर की भाषा में बात करोगे तो आप इसको एज कंसिडर कर सकते हो वेक्टर आर। और बट यदि स्केलर फॉर्म में बात करोगे तो केवल डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस है आर फ्रॉम द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट आई, लेंथ डी एल, एंगल साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर स्क्वायर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डी एल एंड आर। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे करंट एलिमेंट होता था डी एल, करंट की डायरेक्शन में इस एलिमेंट की डायरेक्शन होती थी और मिला करके इसको हम करंट एलिमेंट बोलते थे आई डी एल। इसका वेक्टर करंट की डायरेक्शन में होता था एंड देन इसके बाद जो हम इसे यहाँ से ये गुड इवनिंग बेटा, ये है वेक्टर आर और ये एंगल थीटा लेते थे। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि डीबी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस छोटे से लेंथ कंडक्टर के कारण प्रोपोर्शनल टू आई। डीबी, गुड इवनिंग बेटा। हाँ बेटा बोलो। मैं एक्चुअली सर अर्जेंटली मार्केट जा रहा हूँ सर, तो अभी क्लास नहीं कर पाऊँगा सर। एंड चलो ठीक है, तो ये इसका रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा, उससे आप दोबारा पढ़ लेना, ठीक है? यस ठीक है, तो इसको पढ़ लेना और जो दिक्कत हो बता देना। अब ऐसा अर्जेंट है तो ठीक है, जाओ। सो डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो वही चार चीज़ें हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन चार चीज़ों के प्रोपोर्शनल है और इसको मर्ज करेंगे आप तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, ये क्या बन जाता था आपके पास, याद कीजिए, ये बन जाता था डी बी इज इक्वल्स टू, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू, नॉट इक्वल्स टू। तो इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं। हमने क्या सीखा? डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर डी एल, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और सब कुछ मर्ज करने के बाद ये बनता था हमारे पास डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और मैंने कहा कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो डी बी एक कांस्टेंट आता था दैट इज कॉल्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर आप बात करेंगे एयर की या वैक्यूम की तो एयर या वैक्यूम में ये वाला कांस्टेंट सपोर्ट करेगा और ये टोटल बन जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है इसका, इस लॉ का स्केलर फॉर्म। कौन सा लॉ है भाई? इस लॉ का नाम बहुत फेमस है, बायोट-सेवर्ट लॉ। ओके, तो ये बायोट-सेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म है। स्केलर इसलिए क्योंकि मैंने कहीं पर भी वेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए ये स्केलर फॉर्म है। चलिए अब देखिए, इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। स्केलर फॉर्म तो ठीक है, अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अच्छे से इस लॉ को लिख लिया होगा आपने, कॉपी में पहले भी लिख रखा है। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, डी वी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि आप ये चीज़ सीखिए कि इसका इस वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। और इसमें अगर आप नहीं सीखेंगे सही तरीके से, एक प्रॉपर मेथड है, अगर उस मेथड को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए हो क्या रहा है, इसका वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। ये मेरे पास कंडक्टर है, ये मेरे पास करंट एलिमेंट है जिसमें करंट आई जा रही है और इसकी जो लेंथ है वो है डी एल।
तो आई वेक्टर और डीएल के साथ एलिमेंट बन गया डीएल, और इस करंट की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड गया है वो गया है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, अंदर की तरफ। मतलब जिस तरफ ये मेरा आपकी स्क्रीन है ना उसके अंदर जा रही है डायरेक्शन। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक काम कीजिए, अंगूठे को अपने करंट की डायरेक्शन में रख लें और देखिए कि उंगलियां अंदर घुस रही हैं उस तरफ, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, और ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये है आर वेक्टर। हमारे पास क्या चीज़ें अभी तक रिजल्ट के तरीके में हमारे पास है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, वही सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत देने वाला और डिफ़िकल्ट कह लो, ऐसा परेशान कुछ करने वाला है। मैं लगाऊंगा डी बी वेक्टर, मैं बोलूँगा डी बी वेक्टर कहाँ है। तो डी बी वेक्टर कहाँ है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। परपेंडिकुलरली इनवर्ड का मतलब देखिए सर मेरे को ये डायग्राम समझ नहीं आया। ये तो भाई ये पिछली क्लास का डायग्राम है ना आर्यन, ये जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ये वही तो डायग्राम है। यस सर। इसमें आपको याद है हमने क्या क्या लिया था? देखो इस डायग्राम में क्या क्लियर नहीं, बताओ। करंट आई है, लेंथ कंडक्टर डीएल है, दूरी आर है, आर पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो अंदर की ओर जाएगा, और पूरी क्लास में लास्ट क्लास में इसी बात पर हमने चर्चा की थी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। तो अभी क्लियर हुआ कि अभी भी डायग्राम में दिक्कत है? आर्यन, आर्यन बताओ, अभी ये डायग्राम देख करके क्लियर है अब सब कुछ? यस सर। ठीक है, पूछ लेना, नहीं भी क्लियर है तो दोबारा बताएंगे, क्योंकि चैप्टर क्लियर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत बनेगी। तो ये वही डायग्राम है कि एक अपने पास टोटल कंडक्टर है, लेंथ का पूरी बड़ी लेंथ एल है और छोटा सा लेंथ डी एल है। तो डी एल लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो निकलता है इस पॉइंट पर वो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यशराज मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? बोलो यशराज। निशांत तुम बोल दो। सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? चलो कोई भी बच्चा बोल दे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। कोई स्टूडेंट बता सकता है? यार लिखना नहीं है यार, लिखो मत, मैं बार बार उसमें जाके पीछे नहीं देखूंगा। ओके ठीक है यशराज, आप जवाब देना तो आप व्हाट्सएप पे दे दो। अब क्या बोलूँ मैं, इसको पीछे जाना मेरे को बार बार दिक्कत होती है। बताओ कहाँ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड? कोई बताएगा? सर पी डायरेक्शन पे। सर्कुलर डायरेक्शन, मतलब उस पॉइंट पर नहीं यार, रटे रटाए आंसर मत बोलो यार। कंसेंट्रिक फील्ड पैटर्न होता है, मगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना समझाया था मैंने। हर्षिता बोलो बेटा, पता है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर सर। हाँ परपेंडिकुलर तो है, अब पूरा बोलो सर। इनवर्ड। इनवर्ड, एग्जैक्टली, परपेंडिकुलर इनवर्ड। जो उसकी डायरेक्शन है वो है परपेंडिकुलरली इनवर्ड। समझ में आया बच्चों? याद आ गया। हाँ, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड मतलब अंदर की ओर जाएगा। अब आप लोगों ने यदि पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, पढ़ा तो होगा, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो क्रॉस होता है ना बच्चों, वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी मतलब ए को बी की तरफ घुमाना। तो जैसे आप नल को रोटेट करते हो ना, खोलते हो, तो नल को रोटेट करते हो तो ए क्रॉस बी में जो वेक्टर जाएगा वो ऊपर की तरफ जाता है, ए क्रॉस बी। जी हाँ, अब ध्यान से देखो, ये जो ए क्रॉस बी है ये ए और बी से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। देख लो,
ये जो ए क्रॉस बी बन रहा है, ये जो ए और बी से जो प्लेन बन रहा है उसके ये परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी। मतलब एक चीज़ याद रखना कि जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनता है ना, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ए के भी पी के भी, दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर वेक्टर बनने वाला है डी बी, ध्यान से देखो कि क्या वो वेक्टर डी बी, ध्यान से देखो क्या वो वेक्टर डी बी डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ध्यान से देखो क्या वो वेक्टर डी बी जो अंदर जा रहा है वो डी एल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। मैंने इसीलिए आज की क्लास का टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया कि तुमको बहुत आराम से समझाऊंगा। आज की क्लास में टाइम मत सोचो, लगने दो टाइम, क्योंकि ये कभी भी मैं पढ़ाऊंगा टाइम तो लगेगा, डिफ़िकल्ट चैप्टर है ना। तो ये बताओ मुझे कि क्या ये परपेंडिकुलर होगा डीएल और आर के कि नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिख रहा है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, क्या वो डीएल और आर के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। है ना सर? है एग्जैक्टली। चलो तुम्हें तो दिख गया भाई कि सर जो डी बी जा रहा है वो डी एल और आर के परपेंडिकुलर है। तो मैं लिख रहा हूँ डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मतलब सर वैसा है ना, जैसे एंगल बन रहा है तो उसके परपेंडिकुलर मान सकते हैं अपन, या आर के डायरेक्शन में या टी एल के डायरेक्शन में। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे ये डी एल है, ये डी एल की डायरेक्शन है। यस सर। और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आर गया है, बोलो हाँ। यस सर। अब डीएल और आर का प्लेन कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक बार फिर से बनाता हूँ, ये है डीएल और ये है आर। तो डीएल और आर का प्लेन कौन सा प्लेन है जिस पे हम काम कर रहे हैं, यही तो प्लेन है। यस सर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर, पेपर को फाड़ के ऊपर से पीछे की ओर। बोलो यस और नो। यस सर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ जो अंदर की तरफ घुस रहा है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, डीएल और आर के। हुआ ना। हंसिका समझ में आया, हर्षिता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सर फिर से बता दो। फिर से बता देता हूँ यार। ये अपने पास देखो तुम, ये अपने पास है डीएल वेक्टर और यहां से लेके यहां तक है ये आर वेक्टर। अब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा ना, लाइंस ऑफ फोर्सेस आएंगी और बाहर से निकल करके इस पॉइंट पर अंदर की ओर जाएंगी। तो यहाँ वेक्टर अंदर की ओर भागेगा कि नहीं भागेगा। तो जो ये वेक्टर है जो बोर्ड को फाड़ के अंदर जा रहा है, आपके मोबाइल की स्क्रीन के भीतर जा रहा है, वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। वो डीएल Yes, और sir. आर के प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अभी भी नहीं हुआ क्लियर। रिप्लाई नहीं करोगे तो काम नहीं बनने वाला है। निशांत बोलना तो पड़ेगा यस कि नो। नहीं हुआ तो नो बोलो, नहीं हुआ है तो नो बोल दो, और आ गया है तो यस बोल दो। नहीं हुआ। चलो नहीं हुआ है। हंसिका नहीं हुआ क्लियर। हो गया ओके। चलिए फिर से देखिए, ये आपके पास बड़ा सा तार थी, इसके पार्ट में यार सर ये समझ नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो कि इनवर्ट जाएगा, वो इनवर्ट जाने के बाद वो अंदर जाएगा, तो आप क्या ऊपर और मतलब आर और उसका इनवर्ट देख के परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ, डीएल और आर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। देखो ये डीएल है और ये आर है, बोलो यस और नो। यस सर। डीएल और आर तो अपन एक ही कागज में बना पा रहे हैं ना। ये देखो ये वो कागज है जिसपे मैं डीएल और आर बनाया, बोलो हाँ।
यस सर। मगर मैग्नेटिक फील्ड की तो मैं कल्पना कर सकता हूं ना, वो तो पीछे भाग रहा है। हाँ। बोलो, तो अब क्या मैग्नेटिक फील्ड डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, ये सर हुआ। क्योंकि ये अंदर जा रहा ना फोड़ करके। देखो जैसे ये है, ये मान लो कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जब कंसेंट्रिक फील्ड बनेगा तो ये दिखता है। आप अब तुलना करो इस पॉइंट पर, इसका चोंच जो होगी, ये जो इसका एरो होगा, ये तो पेपर को फाड़ के अंदर घुसेगा ना। यस सर। हाँ, तो अब ये लेंथ क्या हो गई? डीएल हो गई। ये हमारे पेपर में है, आर भी हमारे पेपर में है, मगर परपेंडिकुलर इसका वो तो अंदर है ना। अब मैं ऐसा बना रहा हूँ तो लग रहा होगा ऊपर है, बट ये ऊपर नहीं है, ये अंदर है पेपर को फाड़ते हुए। मतलब वो फाड़ते हुए जाएगा तो अंदर हो जाएगा। हाँ। ऑब्वियसली। अब देखो क्या, अब जब वो अंदर जा रहा है पेपर को फाड़ते हुए, तो ध्यान से देखो कि वो आप जिस पेपर में काम कर रहे हो, क्या उस पेपर की परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ, क्योंकि वो परपेंडिकुलर यस इनवर्ड है। सर। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, मतलब डीबी की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? वो डीएल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट में होगी। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, अभी मैंने बताया आपको कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए क्रॉस बी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर जो डीबी की डायरेक्शन निर्धारित करेगा वो क्या होगा? वो होगा डीएल क्रॉस आर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ पे जो डीबी के डायरेक्शन को जस्टिफाई करेगा, जो निर्धारित करेगा डीबी के डायरेक्शन को, वो होगा डीएल क्रॉस आर। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो देखिए Yes, sir. फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ। क्या बनेगा फॉर्मूला इसका? क्या फॉर्मूला बनेगा? देखिए अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का आपका स्केलर फार्मूला क्या था? देखिए डी बी इज इक्वल्स टू, स्केलर फार्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था स्केलर फॉर्म। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, तो डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर। या नोट्स वोट्स बनाना बंद कर दिए हो ना? फिजिक्स हो जाएगी डब्बा, बिल्कुल फुल एकदम बर्बाद हो जाएगी। नहीं बनाओगे नोट्स, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। वो अब 3 दिन 4 दिन पढ़ाता हूँ, उसमें भी रिवाइज नहीं करते हो यार। अरे वो मैं कॉपी घर पे भूल के आ गया सर, जो भी इसलिए नहीं बना। एक्सक्यूज है यार, बाद में देखो चैप्टर निकल जाएगा यार, फिर दिक्कत होगी यार, है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैं पहले बोल चुका हूँ, ये 11th नहीं है कि मैं कह सकता हूँ कि बेटा ये पढ़ लो और मैं वो पढ़ा दूँ। पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा। अगर पेपर हुआ तो पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। कैसे सवाल ना मतलब ना करो जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। हाँ, कुछ नया कंसेप्ट तो समझ में आता है ना। अब ऐसे पूरा निकल जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? नोट्स बनाइए भाई, हम नोट्स डालते हैं डेली, जितना दिन पढ़ाते हैं उस दिन का पूरा हम आपको नोट्स डाल रहे हैं। चलिए, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल। अब क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, वही आपका, बस उतना ही मुझे आपसे जानना है। आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये है इसका वेक्टर फॉर्म। अब दो तरीके हैं, कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं डायरेक्टली कि रट तो लो, काहे को समझे इतना, दिमाग कौन इतना लगाए। और दूसरा है, मैं कहता हूँ समझ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आधा तो मैंने समझा दिया। अब बोलोगे अरे सर साइन थीटा कहाँ गया, साइन थीटा कहाँ गया सर जी? अब देखिए साइन थीटा कहाँ गया, मैं आपको बताता हूँ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता था? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, क्लास 11th का फॉर्मूला है। वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। लिख लिया? वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैंने जो फॉर्मूला बताया आपको, डी बी वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में आपकी कोई लड़ाई नहीं है।
आइडियल क्रॉस आर कैप। क्यों? क्योंकि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया। अब आप कहोगे सर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो आर कैप आर लगाते ना, आर कैप क्यों कर दिया? इसलिए बेटा क्योंकि फॉर्मूले में आर स्क्वायर अपॉन में आ रहा है, और अगर मैं आर कैप करता हूँ, आर कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर, मतलब वन, केवल दिशा का मल्टीप्लाई करना, वन का मल्टीप्लाई करना। आर कैप किया है मैंने, तो आर कैप का मल्टीप्लाई करने से फॉर्मूले की वैल्यू चेंज नहीं होगी, फॉर्मूले की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये है आपका बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म, लिख लो वेक्टर फॉर्म, db वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन मॉड आर का स्क्वायर या आर का स्क्वायर। अब आप मुझसे सवाल करो कि इस फॉर्म में आपको क्या क्लियर नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सर साइन थीटा कहाँ गया, तो मैं जवाब दे देता हूँ, दीजिए साइन थीटा। अगर आप वेक्टर ए क्रॉस बी को ओपन करते हो बच्चों तो आंसर आता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। चलो ओपन कर लो आइडियल क्रॉस आर को, साइन थीटा अपने आप आ जाएगा। ओपन करके देख लो आप आइडियल क्रॉस आर को। जब आप आइडियल क्रॉस आर को ओपन करोगे तो मॉड ए की जगह आएगा आइडियल, मॉड बी की जगह आर कैप। दुनिया जानती यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ये लो, तो वही जो अपने पास बन रहा था ना आइडियल साइन थीटा, है ना, इनटू साइन थीटा अपॉन ऑटोमेटिकली नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर आएगा यहाँ से। तो इस वजह से मैंने आर कैप का मल्टीप्लाई किया है कि मॉड आई, जब इसको ओपन करोगे तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो साइन थीटा तो आपको दिख जाएगा। चलिए अब आपकी बारी, सवाल कीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? सर ये खुद से करना पड़ेगा तब आएगा, और डाउट होगा तो मैं पूछूंगा। नहीं, अभी आप लिख करके देख लो, अभी आप लिख करके देख लो यार। 2 ही 3 तो लाइन बताई मैंने इसमें केवल। हंसिका, हर्षिता, निशांत, इसको लिख करके देखो। हाँ, इसको अभी अभी लिख करके देखो, और कोई दिक्कत आ रही तो मुझसे बात करो और पूछो। मैं टाइम दे रहा हूँ ना भाई, टाइम इसीलिए मैंने लिया है कि इस पर विस्तृत चर्चा की जाए। आप बताइए मुझे क्या दिक्कत आ रही है। देखिए कहाँ पर थे हम थे यहाँ पे, हम आपको बता देते हैं, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ, हम यहाँ पे थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतने पर तो उस दिन तक बड़े समझ नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्यों। आप वो आपने उधर परपेंडिकुलर के बाद परपेंडिकुलर के बाद से फिर नहीं आया मेरे को, वो फॉर्मूला तक आया, फिर उसके बाद आपको ये तो समझ में आ गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। बोलो हाँ। हाँ, इन परपेंडिकुलर इनवर्ड। बस अब इसके बाद अगला सवाल ये कीजिए सर कि देखिए आपको क्या, मैंने यहाँ तक तो आपको क्लियर कर दिया कि म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं देखो जहाँ से समझ में नहीं आया वहाँ से चेन पकड़ो ना, पूरा समझ में नहीं आया ये तो सेंटेंस नहीं होना चाहिए। तो देखिए डी बी इज इक्वल टू, मैं जहाँ से नहीं आया वहाँ से चेन पकड़ता हूँ, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो ये है कि नहीं है? यस सर। हाँ यार, ये तो स्केलर फॉर्म है क्योंकि वेक्टर नहीं है। हम करने क्या जा रहे हैं, हम इसका वेक्टर फॉर्म बनाने जा रहे हैं। स्केलर से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, आप कर लोगे स्केलर के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मेन फार्मूला यही है। मगर यार दिक्कत ये है कि आपको वेक्टर का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, वेक्टर कहाँ जा रहा है। तो डी बी वेक्टर लगाया आपने, डी बी वेक्टर लगाया। मुझे ये बताओ डायरेक्शन देख करके यार, इतना सिंपल सा बात है, ये आइडियल वेक्टर है, ये वेक्टर आर है, तो मुझे इतना बता दो यार कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रहा है। बोलो भाई, अभी 2 बार बोल चुके हो जवाब में कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? परपेंडिकुलर इनवर्ड जा रहा है। बस बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो वो जो परपेंडिकुलर इनवर्ड है वो इस पूरे प्लेन के ही तो अंदर की तरफ है, इनवर्ड अंदर प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? यस सर है। तो मतलब इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर। जब 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर हो तो उसको हम किसकी मदद से शो करते हैं? बोलो कौन बोलेगा? जब 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर हो, ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी है, तो ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है भैया? ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? वो फॉर्मूला होगा ना, क्या होता है? जो आए मन में बोल दो। ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। वो तुम खोल करके उसको बोल रहे हो, उसको बिना खोले बोलो कि सर ए क्रॉस बी होगा। ए क्रॉस बी। ये देख लो, ये ए और बी का परपेंडिकुलर प्लेन है, ए और बी का प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ तक आ गया। यस सर। अब जो अपना डीबी वेक्टर है वो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एक आइडियल के और एक आर के। तो मैं क्या इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अपना दुश्मन नहीं है, बिल्कुल लिखे रहने दो। क्या मैं इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन देने के लिए आइडियल क्रॉस आर कैप और आर स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता तो बोल दो नहीं लिख सकते हो सर, बताओ। साइन थीटा की जगह आर आर कैप लिख दिया। अभी तुमने बताया था खुद कि सर जब ए क्रॉस बी हाँ को हाँ, अपन वो ओपन ए करते क्रॉस बी हैं तो आता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। बोलो आता है नहीं आता? आता है। आता है। तो भैया जब इसको तुम ओपन करोगे आइडियल क्रॉस आर को, तो मॉड ए मतलब आइडियल का मॉड यानी आइडियल, दूसरा आर कैप का मॉड, तो आर कैप का मॉड क्या होता है? 1, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, 1 होता है हाँ। इनटू साइन थीटा। तो क्या आइडियल साइन थीटा आ गया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। मतलब मैं इसको आइडियल क्रॉस आर कैप लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आर कैप का मतलब 1 ही होगा, तो वो लिख आर सकते कैप हैं। मतलब यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मॉड करोगे हाँ, तो तो 1 आ one- जाएगा। 1 आ जाएगा हाँ, जब मतलब उसको वही स्केलर निकलेगा। में बदलोगे तो वही निकलेगा। मतलब समझ में आया अब? हाँ हाँ हाँ। चलो, तो ये हो गया आपका भैया वेक्टर फॉर्म। नोट कर लीजिए डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। सारे काम इससे बनेंगे, मगर जानना तो जरूरी ना कि सर डीबी का वेक्टर किसी ने पूछ लिया तो कैसे बताओगे? तो आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, और कोई डाउट्स करे भाई, वेलकम है आप सभी के डाउट। बिना डाउट पूछे चाहे कैसे भी पढ़ो, डाउट तो उठेगा इस कंसेप्ट में बच्चों। चलो और बताओ। बोलो बोलो बोलो। आ गया समझ में। ओके, सर क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। तो ये जी आपका जो है आइडियल क्रॉस आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका वेक्टर फॉर्म बन गया। चलिए तो आते हैं। तो ये देखिए बायोट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बायोट-सेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म है बच्चों, आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों आर कैप का एक और भूला हुआ फॉर्मूला नोट करें सभी लोग। आर कैप आपने पढ़ा होगा ए कैप लास्ट ईयर, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। इसी तरीके से आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, या इसको बोल सकते हो वेक्टर आर अपॉन आर। तो यहाँ पर आर कैप की जगह आर रखोगे, मॉड आर अपॉन आर, वेक्टर आर अपॉन आर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। रख के देख लो, इसको आप रख के देख लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस, क्या बोला मैंने आपके लिए कि वेक्टर आर कैप की जगह वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, ये है मॉड आर, और पहले से ही आर का स्क्वायर तो है ही है, आर स्क्वायर को मॉड आर बोलते हैं, आर है ना, आर को मॉड आर बोलते हैं। तो ये मर्ज होके कितना हो जाएगा भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन मॉड आर का क्यूब। कहो समझ में आया कि नहीं आया? कहिए समझ में आया कि नहीं आया? सर रिपीट कर दूं? देखिए हंसिका, आपको यहाँ तक Yes, sir. क्लियर हो गया था म्यू नॉट आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर? बोलो यस कि नो।
ये वाला क्लियर हो गया था कि नहीं हुआ था? कैसे सर? हाँ ओके, चलिए तो देखिए, डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर का स्क्वायर, ये हो गया था। अब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ए कैप क्या होता है? ए कैप होता है गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? यस की नो? यस सर। होता है। ओके सर तो अब जब ये एक वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड है, तो सिमिलरली आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड आर होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, तो बस पुट कर दो यार, और कुछ नहीं है, बस आप इसको पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? डी बी वैक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर आर कैप की जगह वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो देखो ये 2r² तो ऑलरेडी है और एक मैग्नीट्यूड आर, भाई r² मतलब मैग्नीट्यूड ही तो है, और ये मॉड आर भी क्या है? मैग्नीट्यूड ही तो है, तो ये आर ही तो है एक तरीके से। तो r² ये वाला पहले वाला, और एक वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, लो लिख देता हूँ पहले, r² इंटू मॉड ऑफ आर। ये देखो मॉड ऑफ आर वेक्टर, क्या हम मॉड ऑफ आर वेक्टर को आर नहीं लिख सकते? बेशक लिख सकते हैं, जब तक आप वेक्टर नहीं लगाओगे तो मैग्नीट्यूड ही तो माना जाएगा। तो ये जो दिख रहा है मॉड आर, वो आर ही है, ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड आर है, तो ये हो जाएगा आर का क्यूब। बोलो क्लियर है? अभी क्लियर है कि नहीं है? अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो ठीक है, ये आपका हो गया बायोट सेवर्ट लॉ कंप्लीट बच्चों। यहाँ पे ये बायोट सेवर्ट लॉ है। अब वैल्यू ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई मैंने आपको बताई थी। म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैंने आपको उस दिन बताई थी 10 की पावर -7 होती है ना? एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, वो 10 की पावर -7। अब यूनिट लगाना देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है यूनिट लगाना। क्या पढ़ा फॉर्मूला अपन लोगों ने? अपन ने फॉर्मूला पढ़ा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को रोक लो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी बी, ऊपर में r² और नीचे क्या आएगा? आई, और यहाँ आएगा क्या? डी एल, और क्या आएगा? साइन थीटा। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट निकालने के लिए कर रहा हूँ मैं। डी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को किस में नापते हैं? टेस्ला में। r² को किस में नापेंगे? मीटर स्क्वायर में। आई मतलब किस में नापते हैं? एम्पियर में। डी एल किस में नापेंगे? मीटर में। ओके, साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं है क्योंकि साइन थीटा रेशियो है, तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट क्या आई बच्चों? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। एम्पियर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट आ गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो अब आप मुझसे बोलेंगे कि सर हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर -7 तो है, यूनिट क्या लगाएं सर जी? तो मैं बोलूँगा बेटा लगा दो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये लो बन गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू। चलो नोट करो। क्लियर हुआ?
यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम यूनिट लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पे इक्वल टू 10 की पावर -7, तो म्यू नॉट की वैल्यू भी लिख लो यहाँ पर, म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। नोट कर लीजिए ये म्यू नॉट की वैल्यू। क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये हो गया आपका इस तरीके से सॉल्व। हाँ, तो अब म्यू नॉट की वैल्यू देखो बच्चों, सो द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर पर मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये भी यूनिट होती है, आपको थोड़े दिन बाद पता चलेगी, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ो आर्यन, द डायरेक्शन ऑफ डी वी। The direction of dv is same as the direction of dl in cross क्रॉस आर, r. डी एल क्रॉस आर, विच कैन बी डिटरमाइंड बाई द राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है ना? तो मैंने यही तो बताया कि Yes, जो sir. डायरेक्शन ऑफ डीबी है, डीबी की डायरेक्शन हमने कैसे निकालना शुरू करी, विद द हेल्प ऑफ डीएल क्रॉस आर, क्योंकि डीबी जो था डीएल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में जा रहा था, और जिसको हम किससे निकालते, राइट हैंड रूल से। वही तो, कंडक्टर की डायरेक्शन में करंट को रखो, अंगूठे को रखो और देखो कि आपकी उंगलियां कहाँ मुड़ रही हैं। समझ गए ना? क्लियर? Yes sir. हाँ, इट इज़ इमर्जिंग, इमर्जिंग मतलब बाहर निकलना, पी डैश। तो 2 पॉइंट लिए थे और एक जगह एंटरिंग, तो जब लेफ्ट में जो पॉइंट था कंडक्टर के, वहाँ पे देखो मैंने डॉट बनाया था, मतलब वहाँ से फील्ड लाइन पीछे से होके बाहर आ रही होंगी, बाहर की तरफ, और यहाँ से जा करके इधर घुस रही होंगी, तो इधर पे क्रॉस था। तो यहाँ लिखा इमर्जिंग, इमर्जिंग मतलब बाहर निकलना एट पी डैश, एंड इंटरिंग, इंटरिंग मतलब अंदर जाना एट पी इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes sir. अब देखिए, अब आप ये देखिए कि जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी क्रिएट करते फील करेंगे हम लोग कि स्केलर क्वांटिटी? बताओ। बताइए। अरे यार, ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि जो करंट एलिमेंट होगा उसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी मान के चलेंगे। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? इसमें Q से वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है इसलिए। अरे यहाँ कहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो गया भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ करंट एलिमेंट की बात हो रही है। करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने क्लास में आपको पढ़ाते हुए बताया था कि जो करंट एलिमेंट होता है, ये जिससे करंट जाती है, ये एक लेंथ है dl, और इसे हमने वेक्टर माना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि आई जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन में जो एलिमेंट कट होता है दैट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट IDL। समझ में आया? क्यों निशांत? यस सर। ये सर आ गया। हाँ, बोल दो यार, यस बोल दो यार। आइडियल वेक्टर जो होता है, यही तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि करंट एलिमेंट होता है, और आप ही ने बताया था भाई आर्यन कि सर हाँ, करंट एलिमेंट वेक्टर, एक करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, मगर करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब लेंथ को दे दिया जाता है करंट की डायरेक्शन, तो वो बन जाता है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आइडियल इज अ कॉल्ड करंट एलिमेंट। यस सर। एंड दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? यस सर। हाँ, पढ़ो बेटा इसको आर्यन। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Current element is a vector quantity whose magnitude is the vector product of current and length of a small element having the direction of the flow of current. आइडियल, L into आइडियल, वो आइडियल है ना? तो करंट, जो करंट एलिमेंट है, वो करंट के और छोटे से लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बताइए बच्चों, यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है आप लोग को?
इधर तक क्या प्रॉब्लम है? कोई चीज़ बताने लायक है दोबारा तो पूछ लो। बोलो बोलो बोलो। नो सर, नो सर। क्लियर सब कुछ? सर क्लियर है। यस सर। यस सर। हर्षिका, हर्षिता, यशराज, Yes, sir. चलो ठीक है। तो ये हो गया भैया अपना। Yes, sir. हाँ ठीक है, ये अपना बायोट-सेवर्ट लॉ हो गया है। अब बायोट-सेवर्ट लॉ में एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं मैं। बायोट-सेवर्ट लॉ फाइनल टच दे दूं। क्या पढ़ाया मैंने बायोट-सेवर्ट लॉ में आपको? पहला सबसे पहले मैंने स्केलर फार्मूला पढ़ाया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म है, लिख लो, दिस इज स्केलर फॉर्म। देन इसके बाद डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट? वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो इसकी अगली लाइन आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। ये भी वेक्टर फॉर्म ही है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, बट इसमें मैंने क्या किया है कि आर कैप को मैंने वेक्टर आर अपॉन आर से रिप्लेस कर दिया, बस हो गया, वेक्टर फॉर्म है। बस इतना बताना था, ये हो गया अपने पास। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से एक चीज़ और आती है, इस वाले से dB क्या था? dB था छोटी सी लेंथ की वजह से होने वाला मैग्नीट्यूड, ये था, ये छोटे से लेंथ की वजह से जो अपना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर गया था परपेंडिकुलरली इनवर्ड, इसका नाम मैंने क्या दिया था? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ आर्यन कि ये छोटी सी लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मुझे पूरी इस लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पूरे का, तो बताओ भाई कि मैं क्या करूँगा? मेरा पूरी लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये छोटी सी लेंथ का dB दिया है, पूरी लेंथ का क्या करूँगा बताओ? मुझे B निकालना है, dB नहीं, मुझे B चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? DL से मल्टीप्लाई। नहीं, क्यों करूँगा DL से मल्टीप्लाई? ये थोड़ा ना करते हैं मैम फिजिक्स में, छोटे से लेंथ का दिया गया है। इंटीग्रेशन। हाँ, तो इंटीग्रेशन, यस बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, ठीक है ना? तो dB का इंटीग्रेशन पुट कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला मेरी शीट में नहीं है, बट मैंने यहाँ आपको पढ़ा दिया। तो ये हो गया क्या जी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फाइनल फार्मूला इंटीग्रेशन करने के बाद। नोट कर लें इसको आप लोग। सर किसका फॉर्मूला एक बार और बोलिए? किसका है फार्मूला, तुम खुद बताओ। ये क्या है? B क्या है? पहले dB क्या था और B क्या है? खुद सोचो, खुद सोचो। अरे dB मतलब इस छोटी सी लेंथ के कारण का मैग्नेटिक फील्ड, और B मतलब पूरा कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। हाँ, समझ में आया सबको? Yes, sir. चलिए नोट कर Yes, लीजिए। sir. ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए और नोट्स तो बना लीजिएगा भाई, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये देखो भाई, अब मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो मैंने डायग्राम बस ऐसे ही दे दिया। ये करंट आ रही नीचे के डायरेक्शन में, लो भाई करो अंगूठा, पकड़ो कंडक्टर को, पकड़ो कंडक्टर को, पकड़ो अंगूठा नीचे लेकर के, देखो देखो उंगलियां क्या ऐसे ही मुड़ रही हैं आपकी? नहीं मुड़ रही हैं? बोलो। यस सर। हाँ। हाँ, अब मैं कंडक्टर को पकड़ करके ऐसे, अब मैं इस पॉइंट पर बोलूँगा कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है। ये कंडक्टर ऐसे सामने आ रहा है, मोबाइल में देखो, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है? तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर ये एरो ऐसा आ जा रहा, तो इसकी डायरेक्शन बनेगी डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। इनवर्ड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है, एकदम सही है, डाउनवर्ड इनवर्ड एक ही बात है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं, परपेंडिकुलर अपवर्ड। अपवर्ड, परपेंडिकुलरली अपवर्ड है,
ठीक है ना, यस सर। लियो, नोट कर लो। तो ये होता है। अब ये जो होती है, अब वही बोलेगा कि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर, तो ये एरो बनाओ और टेंजेंट खींचो, ये देखो, तो ये ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, ये कोई डायरेक्शन होगी, मान लो ये ईस्ट है, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल तो है, मगर बोल मान लो सकते ये मगर मान लो ये पूरब दिशा है, तो ये ईस्ट कहलाएगा, और उसी तरीके से नीचे अगर ये इधर की कहलाएगा तो ये वेस्ट कहलाएगा। समझ गए ना? मान लो, मानने को मैं कह रहा हूँ, Yes, जरूरी sir, नहीं yes. कि ये ईस्ट है, मानने को मैं कह रहा हूँ, समझ गए ना? हाँ सर। क्लियर हो गया? तो ये है, और करंट हमेशा चलती पॉजिटिव टू निगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन आपका डायग्राम क्लियर करता है कि किस तरीके से आप डायरेक्शन लेते हैं। तो कौन से रूल से आपको डायरेक्शन पता चलती है? थंब रूल है ना, या मैक्सवेल राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल है ना, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, पूरा नाम है, लिख लो, मैक्सवेल राइट हैंड रूल ना? राइट नहीं, वो थंब अलग है, राइट हैंड स्क्रू रूल, स्क्रू रूल एक अलग है, ये राइट हैंड स्क्रू रूल है, और दूसरा रूल जो है जो आप अंगूठा लगा के करते हो वो है थंब रूल। तो दोनों में इधर कोई, भी अपन ने वही किया ना, हाँ, थंबी वाला तो किया। अपन ने थंब वाला किया है, बिल्कुल सही, ठीक है ना? यस सर। चलो क्लियर, क्लियर, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। चलिए अगला डेरिवेशन आ रहा भाई, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, और मैं लिखे देता हूँ भाई, श्योर फॉर एग्ज़ाम, बहुत बार आया है, बहुत बार, कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, ठीक है ना? लिखिए, तो करना क्या है, और बहुत तगड़ा डेरिवेशन है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत वाला डेरिवेशन है, तगड़ा डेरिवेशन है। लिखिए क्या करना है, लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, या स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, क्लास भले लंबी है बच्चों, 3-4 डेरिवेशन से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, बल्कि 3 ही हो पाएंगे, देख लेना, ओके, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है, एक एक डेरिवेशन, ये मान के चलो 1 घंटा चला जाएगा एक डेरिवेशन में, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, समझाना ज़्यादा है ना, इसलिए करना क्या है, मैं बोलूँगा आपसे कि ये मेरे पास एक 2 मीटर का तार है, हाँ है सर जी, मैं बोलूँगा इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, बोलोगे हाँ सर जी बड़ी अच्छी बात है, मैं बोलूँगा ये ठीक है। अगर मैं बोलूँगा ये बताओ कि अगर मैं इससे करंट फ्लो करूँगा तो चारों तरफ इसके क्या क्रिएट होगा, बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। किस पैटर्न में क्रिएट होगा? कंसेंट्रिक सर्किल में क्रिएट होगा सर जी, हर पॉइंट पे क्रिएट होगा। मैं बोलूँगा कहाँ पर ज़्यादा होगा, बोलोगे सर तार के पास में ज़्यादा होगा, क्योंकि आप ही ने सिखाया है कि डी बी प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर होगा कम तो डी बी होगा ज़्यादा, तो जहाँ तक रेडियस कम होगी वहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा, और रेडियस बढ़ाते जाओ तो फील्ड क्या होता जाएगा? कम। बोलो विद्वानों, हाँ या ना? यस सर। हाँ यस। हर्षिता, यस की नो? तो फील्ड बढ़ाते जाओगे, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो आर कम होता जाएगा, ठीक ना? तो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है कम होगा, ज़्यादा होगा, ये होगा वो होगा, तो मुझे ये मत बताओ कम होगा, मुझे ये बताओ कितना होगा। ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ कितना होगा, कितना होगा ये पूछ रहा हूँ मैं। मुझे आप अभी क्वालिटी मत बताओ, मुझे आप बताओ कि क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर, मतलब कितने टेस्ला, हाउ मच टेस्ला, हाउ मच टेस्ला। तो ये बताओ आर्यन, क्या मैंने अभी कोई फॉर्मूला पढ़ाया निकालने का मैग्नेटिक फील्ड पूरा?
हाँ पिछला वाला फॉर्मूला पढ़ाया है बेटा, dB को इंटीग्रेट करके B निकालते हैं। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको पूरा मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकालना है, कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा। ठीक है ना, मतलब अब आपको क्वालिटी वाली बात नहीं करती है, अब आपको क्वांटिटी वाली बात करनी है कि हाउ मच। बोलो, फीलिंग क्लियर हुई कि नहीं हुई? अभी तक हमने जितनी बात करी है सारी क्वालिटी वाली बात करी है, अब हम क्वांटिटी वाली बात करेंगे कि कितना। बोलो, डन डन। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो Yes, हमें sir. निकालना है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आइए, अब बच्चों आपने इंटीग्रेशन का निशान तो देख ही लिया, इंटीग्रेशन का निशान तो आपने देख ही लिया। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन की लिस्ट दे दूंगा कि कौन कौन से इंटीग्रेशन लगते हैं आपकी फिजिक्स में। तो अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा सा साथ साथ में देख लो, याद कर लो, क्लास 11th में पढ़े थे बट आप भूल गए होगे। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है बच्चों, लिखना हो तो लिख लो। और इसका उल्टा, डिफरेंशिएशन का उल्टा x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n+1। हाँ, ये इंटीग्रेशन है। इधर चल रहा, लेफ्ट में चल रहा डिफरेंशिएशन, राइट में चल रहा है इंटीग्रेशन। दूसरा, डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है 1 अपॉन एक्स, और इसका जस्ट रिवर्स 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स, और प्लस सी जोड़ा जाता है ना, ये भी जोड़ा जाता है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब इधर से इधर चले जाओ तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। उल्टा, इधर से इधर गए तो इंटीग्रेशन हो गया। बोलो क्लियर? यस सर। अगला देखिए, Yes. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। बट माइनस साइन अच्छा नहीं लगता, मतलब हाँ cos x। माइनस साइन यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, सो उठा के उधर फेंक दो, तो फाइनली बन जाएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। माइनस यहाँ पे था, बस उसको उठा के वहाँ कर दिया, तो बात एक ही है। साइन एक्स का ऐसे ही इधर cos x में भी होता होगा कि माइनस cos x होता होगा, फिर sin x के वो नहीं, तो माइनस दे उसमें तो दिया। था ही नहीं ना, उसके फॉर्मूले में तो था ही नहीं, होता तो कर देता। उधर पे फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन में था क्या, साइन एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स होता था ना, नहीं था। नहीं था तो नहीं cos कर x, पाया, हाँ। है ना। हाँ, होता तो कर देता। सबको क्लियर है? जिसको क्लियर ना हो पूछ लेना, बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है, रट रट के भूत बन जाओगे नहीं तो। फिजिक्स रटी नहीं जा सकती है बच्चों, इसलिए जहाँ पे समझ में ना आए पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक ना, संडे वाली क्लास इसीलिए होती है बिल्कुल खतरनाक वाली, बहुत ढीले वाले कंसेप्ट अच्छे मजबूत कराने के लिए, आराम से पढ़ने के लिए। इसलिए पूछो, जितना हो सकता है उतना पूछो, मैं बताऊंगा। चलो अगला देखते हैं। अगला देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशिएशन बच्चों सेक स्क्वायर x, तो इसका उल्टा सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 10x। यहां से यहां पहुंचे डिफरेंशिएशन, उल्टा चलोगे तो इंटीग्रेशन, इसका ये दे देगा। ठीक है? यस सर। हाँ सर। अगला लिखो, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स सेक थीटा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x, इसका उल्टा सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स।
क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो ये हो गया अपना फॉर्मूलेज, है ना। अब देखिए जी, अब अपना शुरू होता है डेरिवेशन। अब ये एक नई समस्या आ गई। अब जितने भी इस पे आएंगे वो एक सेकंड रुको बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं अब डेरिवेशन अपना। अब जो डेरिवेशन है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। तो डेरिवेशन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। चलिए हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। चलिए देखिए कैसे करना है, बहुत अच्छे समझना, मेरे साथ काम करते जाना बच्चों। एक करंट कैरिंग वायर ले लो बहुत लंबा, ये ऐसा, ये देखो कितना लंबा है करंट कैरिंग वायर, बहुत लंबा, ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है पूरा, बहुत लंबा सा वायर बना लो। यहां से लेके यहां तक आप डार्क कर लो, एंड देन नीचे 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 डॉट डॉट कर दो, इधर भी डॉट डॉट कर दो। लिखना हो तो इधर लिख दो प्लस इन्फिनिटी और यहाँ लिख दो माइनस इन्फिनिटी। मतलब इसका मतलब क्या है, बहुत ही लंबा वायर है ये। बोलो, लिख दिया? बना लिया जी? हाँ। हर्षिका, आज तुम्हारी, हंसिका ये आवाज़ नहीं आ रही आज तुम्हारी बेटा, क्यों हंसिका? हंसिका बोलो, रिप्लाई करो, हो क्लास में? सर। हाँ बेटा रिप्लाई करते रहो, हाँ रिप्लाई करते रहो, समझ में आ रहा है तो। चलो देखो ये हो गया, ये अपने पास एल लेंथ का वायर है बेटा, इसकी लेंथ ले लो एल, ये लिखो लेंथ एल ले लो, लिखो लेंथ एल है। और यार मैं क्या बोल गया, लेंथ एल क्यों होगी भाई, इनफाइनाइट लेंथ अभी अभी बोली है, रोको मेरे को कि सर अभी आपने इनफाइनाइट लेंथ बोली है, लेंथ एल क्यों होगी, इनफाइनाइट लेंथ है। करंट ले लो इसमें आई, लिखो करंट आई। ओके डन। यस सर। अब करंट से कंडक्टर से परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस ले लो, ये देखो ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड का, पॉइंट है पी। बोलो यस कि नो? यस। ओके बहुत बढ़िया। अब ये बताओ भाई हमारे डायरेक्शन एक्सपर्ट आर्यन, इस पॉइंट पर करंट ये जा रहा है, इस करंट की डायरेक्शन से हाथ रखो अंगूठा और उंगलियों का मूवमेंट देख करके बताओ कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ होगी करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अरे वाह भैया, फिर बोले आउटवर्ड, फिर से रख के देखो, अंगूठा नीचे कर दिया क्या तुमने? ऊपर ही करा ना सर। तो भैया तुम्हारी उंगलियां कहाँ मुड़ रही हैं, राइट साइड में कलाई की तरफ मुड़ रही, नहीं मुड़ रही? मुड़ रही हैं। हाँ मुड़ रही ना, मुड़ रही। अंदर भग रही कि नहीं भग रही? हाँ भग रही, इनवर्ड। हाँ परपेंडिकुलर इनवर्ड। परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये लिखो भैया, बी की डायरेक्शन बनाओ बच्चों, क्रॉस ले लो यहाँ पे, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ले लिया? बना लिया? यस सर। हाँ सर। परपेंडिकुलरली इनवर्ड है ना, ये जो जाएगी डायरेक्शन ही जाएगी परपेंडिकुलरली यस इनवर्ड। सर।
ओके, अब थोड़ा सा एक से कुछ देर आपको रुकना पड़ेगा शायद, या मुझे कुछ ओके अब सही है। तो भैया परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन आपने बोल दी, ठीक है, एकदम सही बोली, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन ये हो गई। ये देखो क्रॉस लगा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है। अब क्या करिए, अब यहाँ से जो डायरेक्शन ए ली थी बेटा, वहाँ से थोड़ी दूरी एल लेंथ पर एक छोटा सा सेगमेंट ले लो डीएल का। ये क्या लिखा है, डीएल ले लो बच्चों, एल लेंथ पर एक सेगमेंट ले लो डीएल का। एल लेंथ पर सेगमेंट ले लिया डीएल का, ले लिया। अब डीएल पर क्या करते हैं, हमेशा डीएल के कारण निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो डीएल से एंगल कितना है, थीटा ले लो, डीएल का एंगल ले लो थीटा, किसके साथ, आर वेक्टर के साथ। ये है आर वेक्टर, आर के साथ, हाँ आर वेक्टर के साथ थीटा एंगल है, ये आर वेक्टर है। पुराना फॉर्मूला लगा देंगे ना। अब बस वही करने जा रहे हैं एकदम, ये ले लो, ये ले लो, जाने दो। अब थीटा यहाँ ले लिया हूँ तो यहाँ पर एक नया एंगल ले लो बेटा, फाई, ये होता है फाई, ये एंगल फाई ले लो। आई होप आप सब ने अच्छे से डायग्राम बना लिया होगा, सब बढ़िया आपने डायग्राम बना लिया होगा। बाकी वाला डायग्राम ना बनाइए, ये बाकी वाली चीज़ लास्ट के लिए है, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो करेंगे। अभी पहले छोटे से लेंथ के कारण इंटेंसिटी निकाल लो, बाद में उसको बड़ा करेंगे। तो ये छोटी सी लेंथ के कारण तो पहले इंटेंसिटी निकाल लें। क्या मामला है देखो बच्चों, लिखो फॉर्मूला अपना, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सर जी आपने इतनी मेहनत करवाई, वेक्टर फॉर्म सिखाया, उसका यूज़ क्यों नहीं करना? अरे उसका यूज़ कहीं नहीं होना है, केवल आपके नॉलेज के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो लिखो डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लिख लिया? यस सर। अब बच्चों ये महसूस करो कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर में वेरिएबल कौन कौन है? वेरिएबल मतलब बदलवाने वाला, बदल पाने वाला। देखो कौन कौन है वेरिएबल। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, भगवान के घर से कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट है, करंट कभी नहीं बदलेगी, करंट फिक्स है आई एम्पियर की। डीएल और आर, डीएल भी कांस्टेंट है, आर भी, सॉरी डीएल भी वेरिएबल है क्योंकि डीएल को अपन बड़ा करेंगे अभी। आर भी है, आर भी वेरिएबल है क्योंकि डीएल नीचे जाएगा तो आर भी बदलेगा, और साथ ही साथ थीटा भी वेरिएबल। हाँ क्योंकि अगर ये मतलब थीटा अगर ये डीएल ऊपर जाएगा तो थीटा छोटा हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो एंगल बढ़ाते जाएंगे ना, एंगल बढ़ता भी जाएगा घटता भी जाएगा। नीचे आओगे डीएल लेके तो घटेगा, और ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा। मतलब तीनों वेरिएबल हैं, डीएल भी वेरिएबल है, साइन थीटा भी वेरिएबल है, आर स्क्वायर भी वेरिएबल है। तो फिजिक्स में याद रखना कि जब तीन वेरिएबल एक साथ हों, एक जैसे हों, तो काम क्या करना होता भैया, सारे वेरिएबल को समेट करके एक वेरिएबल के फॉर्म में ले आओ। ये काम करना है, ये काम आपको करना है, सारे वेरिएबल को समेट के एक वेरिएबल की फॉर्म में लेके आना है। तो आप देखना अभी क्या क्या बदल सकता है, डीएल भी बदल सकता है, साइन थीटा भी बदल सकता है, और आर स्क्वायर भी बदल सकता है। हम तीनों को किसके रूप में लिख देंगे बेटा, फाई के रूप में। फाई मतलब ये वाले एंगल की फॉर्म में मैं लिख दूंगा। अब इसकी चिंता छोड़ो और अब मेरे साथ काम करना शुरू करो। चलो सबसे पहले आ जाओ इस वाले पे, इस थीटा के लिए आ जाओ। तो इस थीटा के लिए लिखो बच्चों साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए यार, ए, और हाइपोटेनस क्या है, आर। तो लिखो साइन थीटा इक्वल टू ए बाई आर। बोलो यस। हाँ या ना? यस सर। यस। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर, ये तो है साइन थीटा इक्वल टू ए बाई आर। अब मैं मदद कर रहा हूँ आपकी, देखिए थोड़ी सी। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर, ध्यान से देखिए, ये तो 90 डिग्री है ये पहले से,
तो थीटा और फाई दोनों, ये एंगल छोटा वाला ये वाला, थीटा और फाई दोनों का सम कितने डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री। बोलो हाँ। विद्वानों यस बोल दिया करो। यस सर। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? 90 माइनस फाई। तो यहाँ पे रख दो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा की जगह 90 माइनस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर। और क्लास 10th में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस समथिंग 90 माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। तो यहाँ साइन 90 माइनस फाई बन जाएगा बेटा कॉस फाई। कॉस फाई। तो लिखो जो साइन थीटा था जो ए अपॉन आर था, थीटा की जगह 90 माइनस फाई रख दिया तो कॉस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर लिखो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर इक्वल टू कॉस फाई। बोलो समझ में आया कि एक बार और बताएं? एक बार और सर। एक बार और देखो। एक बार और ऐसे देखो कि आगे वाली स्लाइड में कर दें इसको। देखिए अपने पास जो है साइन थीटा, डायग्राम आपने कॉपी में बनाया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेनस आर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। साइन थीटा, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर। मेरी समझ में कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है? यस सर। अब देखिए ये जो एंगल है इसमें थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ या ना? यस सर। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 90 माइनस फाई आएगा। आएगा? ये क्यों आएगा? अच्छा थीटा 90 प्लस। हाँ 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 ठीक है। इधर चला गया। तो साइन थीटा की जगह पुट कर दो तो 90 माइनस फाई इज इक्वल टू ए Yes, sir. अपॉन आर। तो कॉस फाई इक्वल टू ए बाई आर। अब आ गया भैया? यस सर। तो जो साइन थीटा था वो किसके इक्वल बन गया? कॉस फाई के। और कॉस फाई किसके इक्वल बन गया? ए बाई आर के। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। चलो लिखो। तो लिखिए साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर इक्वल टू कॉस फाई। ए अपॉन आर इक्वल टू क्या लेके आया मैं? कॉस फाई। लाया ना? बोलो आया कि नहीं आया? यस सर। सर तो आर को ऊपर ले जाओ, आर को ऊपर ले जाओ और ए के नीचे कॉस फाई को ले जाओ। तो आर इक्वल टू समथिंग अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। तो ए सेक फाई लिखो। आर इक्वल टू ए सेक फाई। आर इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई मतलब आर इक्वल टू ए सेक फाई। यहां पे लिख लो ए सेक फाई। ये लाइन क्लियर आई होप आपको? क्लियर कि नॉट क्लियर? सेट क्लियर। क्लियर सर। चलो अगली लाइन पे आ जाओ। अब इस ट्रायंगल को देख करके बताओ आर्यन कि टेन फाई इस ट्रायंगल में इसके लिए जो फाई है, क्योंकि अभी हमारे पास लेंथ भी वेरिएबल उसको भी गायब करना है। फाई टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो हाँ। यस सर। तो इस एंगल के लिए फाई के लिए बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा?
अरे यार ए होगा ये, ए। एल होगा यार, एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस होगा ए। तो फाई के सामने एल है कि नहीं है? आप वो वाले ट्राइंगल में बोल रहे हैं ना सर, ये 90 वाले है, इसमें जहाँ फाई एंगल है। फाई एंगल के लिए बोल रहा हूं, फाई एंगल के लिए परपेंडिकुलर एल होगा। यस और नो? यस सर। तो फाई एंगल के लिए परपेंडिकुलर एल और बेस ए। तो आप क्या लिख सकते हैं, लिखो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एल बाई ए। हाँ सर। तो एल को रोक लो, एल इक्वल टू ए tan फाई। लिख लिया? हाँ सर। क्या लिखा, एल इक्वल टू ए tan फाई, ठीक है ना? एल इक्वल टू ए tan फाई आपने लिख लिया। तो हम फिर से बता रहे हैं आपको, हम थे एल tan फाई इज इक्वल्स टू एल बाई ए, tan फाई इज इक्वल्स टू एल बाई ए, tan फाई इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। तो वेरिएबल क्या पकड़ना है हमको, एल। तो एल इज इक्वल्स टू ए tan फाई। बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब डिफरेंशिएट कर दो इसका फाई के रिस्पेक्ट में, डी एल बाई डी फाई इज इक्वल टू डी बाई डी फाई ए tan फाई। तो डी एल अपॉन डी फाई इज इक्वल टू, ए बाहर है और tan फाई का डिफरेंशिएशन अभी सिखाया मैंने, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा अभी लिखाया मैंने आपको, देख लो। तो tan फाई का हो जाएगा sec स्क्वायर फाई। बोलो यस कि नो? बच्चों बोले यस कि नो? यस सर। Yes. तो डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। बहुत अच्छे से नोट कर लो, सबका इस्तेमाल होगा। देखो क्या क्या निकाला मैंने, आर निकाला मैंने, डी एल निकाला और मैंने साइन थीटा भी निकाला, ठीक है ना? मैंने आर को भी फाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान से देख लो, ए कॉस फाई आई थिंक, या ए सेक फाई कुछ आया है। डीएल को भी कन्वर्ट कर दिया मैंने फाई के टर्म्स में, और मैंने साइन थीटा को तो कन्वर्ट कर ही दिया, वो कॉस फाई था बेचारा। बोलो हो गए तीनों कन्वर्ट? हो गया। अब आ जाइए, अब मेन काम करना अपन को बाकी है। तो अब मेन काम करते हैं अपन भाई। चलिए थोड़ा सा रुक जाइए, इसको मेरे को रीसेट करना पड़ेगा, और तब तक आप जितना मैंने कराया उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए 2-5 मिनट के लिए। जब मैं इसको देता हूँ आपको 1 मिनट यार। हाँ ठीक है, मैं आपको इसको रीसेट करके दे रहा हूँ, तब तक आप लोग अपना काम कीजिए। आ जाइए, मैंने आपको नोट्स भेज भी दिए हैं, तो वापस आ जाते हैं, यहीं पर थे हम लोग। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू कॉस फाई। आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस फाई, मतलब आर इज इक्वल टू मैंने कहा ए सेक फाई, और टेन फाई से अपन के पास डी एल की वैल्यू आ गई। अब देखिए आइए पुट करते हैं इसमें मेन फॉर्मूले। बोलो सभी के पास ये रिजल्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब आइए इन रिजल्ट्स को हमको सबको पुट करना है, तो मैं पुट करता हूँ। देखिए कैसे पुट करेंगे। क्या है हमारे पास, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलिए मेरे को बताते जाइएगा,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो कांस्टेंट था कुछ नहीं। डीएल की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने? डीएल की वैल्यू आई है अपनी ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। बोलो यस की नो? यस सर। तो रख दो भैया Yes, sir. ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये डी भी निकल रहा है। साइन फाई कितना आया है? साइन फाई आया है कॉस फाई के इक्वल, यस और नो? Yes, sir. और यस आर स्क्वायर कितना है? आर कितना है अपना? अपना आर आया है, आर आया अपना कितना? ए सेक फाई। देख लो आया है कि नहीं आया, बोलो बच्चों। आया है ना? सर। यस सर। Yes, sir. चलो देखो बच्चों, ए से ए कैंसिल, ओहो स्क्वायर है, मैं स्क्वायर करना ही भूल गया, तो फिर से मैं इसको मिटाऊंगा। तो ए इसका स्क्वायर करूंगा आर स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब बिल्कुल सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ए के से ए के कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, क्या बचा? डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई, आई बचा, कॉस फाई बचा, डी फाई बचा, और नीचे ए बचा। ओके, एग्री? यस सर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई, इतना नोट कीजिए। ये है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। डन बोल देना नोट करने के बाद। डन? लिख लिया? यस सर। चलिए, तो कहाँ पे हम? निशांत क्लास में हो? नहीं है। हाँ ठीक है, जाने दो। नहीं दोबारा तो मैं, इतनी हिम्मत ही नहीं मेरे अंदर में इसको दोबारा करा पाऊँ। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। अब इसको आपके पास ये आ चुका है डीबी, छोटा सा फील्ड। अब आइए मेन डायग्राम पे, जो मेन डायग्राम था म्यू नॉट आई अपॉन कॉस फाई डी फाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। अब देखिए आपको इंटीग्रेट कहाँ से करना है। जो लेंथ ऑफ द वायर है वो एंगल कितना सबटेंड करेगा। नीचे की तरफ अगर आप एंगल देखो तो सपोज इसका एंगल मान लो आप फाई 1, और अगर ऊपर की तरफ आप इसका एंगल मान लो तो क्या मान सकते हो? फाई 2। बोलो यस और नो? यस सर। तो यदि मैं फुल वायर की बात करूं जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ वेरी हो रहा है, अगर नीचे वाले का एंगल फाई 1 है, ऊपर वाले का एंगल फाई 1 है, तो नीचे वाला मैं उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इसको मैं मान सकता हूं माइनस फाई 1, और ऊपर वाला मैं आगे की तरफ जा रहा हूं तो इसको मैं मान सकता हूं फाई 2। तो मतलब टोटल फील्ड निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको सिखाया है कि टोटल फील्ड जो होता है बी, वो डी का इंटीग्रेशन होता है। बोलो बोला था कि नहीं बोला था? यस सर बोला। Yes, sir. तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई, और लिमिट लगा दो भैया माइनस फाई 1 से लेके प्लस फाई 2, क्योंकि फाई 1 का एंगल नीचे और फाई 2 का एंगल ऊपर है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए
कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, आज ही पढ़ाया। कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन फाई, नहीं साइन फाई। चेक कर लो कॉपी में, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई। होता है नहीं होता कॉस थीटा का इंटीग्रेशन? यस सर, कॉस अभी का पढ़ाया था ना पिछले जो। अरे अब भी, हाँ बिल्कुल, जस्ट 10 मिनट पहले, है ना, साइन फाई। और लिमिट क्या है भाई, -φ1 से लेके φ2। चलो तो लिमिट का रखने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa अपर लिमिट साइन φ2 माइनस, देखो फाई की जगह पहले φ2 पुट करो, फिर माइनस साइन लोअर लिमिट, फाई की जगह क्या पुट करोगे बच्चों, -φ1। ये लो, लिखो इतना। लिख लिया? यस सर। तो यार इसको सॉल्व करो। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन φ2, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्लास 11th का फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मैथ भी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये -φ1 का माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन φ1। लो जी, आ गया डेरिवेशन। फोड़ो खुशियों के पटाखे, ये है इतना बड़ा डेरिवेशन। म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन φ2 अपॉन साइन φ1। So this is the magnetic field intensity due to an infinitely long conductor. Done? यस सर। ये देख लीजिए, फॉर्मूला देख करके संतुष्टि करिए अपने पास। एक सेकंड। ये देखिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये हो गया। तो ये जो पूरा मैंने एक पेज में लिखा है, ये कितना बड़ा है आप समझ सकते हो ना। और ये एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है बच्चों, 5 मार्क्स का, और बहुत ज़्यादा बार आया है। मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यार, ये भाई बहुत गजब इंपॉर्टेंट है। आई होप अब समझ में आ गया, बन जाएगा ना आप लोगों से। हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया डेरिवेशन। अब इसमें आते हैं, अब इसके आते हैं स्पेशल केस। अब लिखिए इसका स्पेशल केस। अब इसका है स्पेशल केस। क्या निकाला हमने फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला निकाला b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये था, डेरिवेशन आया है। अब देखो बच्चों, अगर कंडक्टर रियली इन्फिनिटी तक जाएगा, मैं कहता हूं अगर, ये देखिए ये डिस्टेंस है a, अभी आपने देखा यहाँ से एंगल है ये, दिस इज φ2, एंड ये एंगल आपने इसको लिया φ1। थोड़ा और नीचे कर लो ये वाला पॉइंट, एंगल और बढ़ गया। और नीचे कर लो ये वाला पॉइंट, एंगल और बढ़ गया। अगर ये बताओ मुझे आर्यन कि ये पॉइंट अगर इन्फिनिटी पर है तो नियर अबाउट ये एंगल कितना हो जाएगा बढ़ते बढ़ते, सोच सकते हो? 180। अरे 180 कैसे होगा यार, 180 के लिए तो कंडक्टर को 90। यहां तक घूम के आना पड़ेगा कंडक्टर को।
ये एंगल बढ़ रहा है ना, 90। तो 90 हो जाएगा। तो मतलब इन्फिनाइट के लिए कंडक्टर यहाँ पे 90 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर यहाँ भी बढ़ रहा है तो बोलो ये एंगल भी तो भी कितना हो 90। जाएगा, 90। यस, तो लिखेंगे, लिखिए फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, हर्षिता क्लास में हो? लिखो फाइंड फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल्स टू 90। क्लियर? सर 5 बजे हो जाएगी खत्म।